पहले तो इतना संघर्ष आपने किया, अब कैसा लग रहा है? चूँकि हाँ, सरगुजा से पैदल यात्रा करते रायपुर तक आना, उसके बाद में डटे रहना। ये जो जीत जो है, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि एक नौकरी पाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। लेकिन ये गलती कहाँ से हुई? किस ढंग से, ये कहाँ से मामले की शुरुआत हुई और आपको कैसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी एक संस्थान है जिसको मानने के लिए पूरा राज्य जो है बाध्य है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा सिलेबस रहे जिसमें डीएड और बीएड दोनों कवर हो जाए, जिससे ये डीएड और बीएड की लड़ाई ही समाप्त हो जाए पूरे देश में। इसी चीज को आधार मानकर वो लोग जो डीएड वाले थे, अपने अधिकार मानकर ही लड़ने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। हाँ जी। तो ये उनके लिए रामबाण सिद्ध हो गया छत्तीसगढ़ में डीएड वाले के अभ्यर्थियों के भाइयों के लिए। बीएड वालों को पृथक कर दिया गया मेरिट लिस्ट आने के बाद में। कई लोग इस सारे शादी टूट गए, रिश्ते टूट गए, इसको लेकर भी हमने न्यूज़ बनाया था। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि आज जो है जितनी भी प्रतिष्ठा है पद के आधार पर बनी रहती है समाज की। जब तक व्यक्ति के पास पद रहता है, उसका सम्मान रहता है, पद जाने के पास उसका सम्मान हो जाता है। तो अभी लेकिन एक नया विवाद एक फिर से चालू हो गया इसी को लेकर। जिस दिन आपकी ये खबर चली, बहुत से जो युवा थे जो तैयारी कर रहे थे, ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि नाराजगी जता रहे हैं कि इतने लोगों को भर दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार ने कोई ऐसा विज्ञापन नहीं निकाला था, तो वहाँ पर जो है इनका जो तर्क लगाना है, कहीं ना कहीं अपनी सोच को छोटा दिखाना है और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। कहते हैं इंसान के जीवन में लक्ष्य होता है और अक्सर जो माँ बाप होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर कोई अच्छा सा रोजगार तलाशे और उसके बाद में अपने जीवन यापन की जो दिशा है उसमें एक समानांतर दिशा में वो आगे बढ़ें। लेकिन क्या हो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक नौकरी जो सरकार की विज्ञापन से आती हो और उसमें पास होने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद भी किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। ऐसा एक कुछ मामला हुआ छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीएड वाले परीक्षा दिलाए थे शिक्षक भर्ती का, उसके बाद में उनको एकाएक नियम का हवाला देते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। अब उनकी तकलीफ इस बात को लेकर थी कि साल भर तक उन लोगों ने सेवा दी अलग अलग स्कूलों में, सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में। अब उनके सामने रोजी रोटी की संकट थी, आजीविका के साधन का संकट था, जीवन मरण का प्रश्न एक तरह से उठ खड़ा हुआ था और इसलिए वो लोग भी संघर्ष थे कि हमारा समायोजन किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ बीएड सहायक शिक्षकों की। अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है, घोषणा किया है कि उनको जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उनमें उनकी पदस्थापना की जाएगी। अब इसको लेकर उनमें खुशी की लहर है और आज एक वही बीएड जो बर्खास्त शिक्षक हैं वो हमारे साथ हैं, विकास मिश्रा जी। इनसे बातचीत करते हैं कि ये कैसा रहा और इस बार कैसा अनुभव हो रहा है, चूँकि बहुत लंबे अरसे से ये लोग संघर्ष कर रहे थे। तूता में तरह तरह के ये लोग प्रयोजन कर करके देखे कि अब मानेगी सरकार, तब मानेगी सरकार, रक्त से पत्र लिखना, यहाँ तक नवरात्र के समय में माता के लिए 21 फीट का चुनरी अर्पित करना, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने की, यानी कि संघर्ष इन्होंने करीब से देखा है। अब इस संघर्ष की गाथा को विराम लगा है और एक नए खुशी के साथ इनके मन में एक नया दुनिया खिल के आया है। पहले तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है, इतना संघर्ष आपने किया, अब कैसा लग रहा है? चूँकि बड़े लंबे समय से आप लोग लगे थे, वहाँ सरगुजा से पैदल यात्रा करते रायपुर तक आना, उसके बाद में डटे रहना, धूप हो, छाँव हो, ठंड हो, प्यास हो, इन सब में आज फलीभूत हुआ है वो संघर्ष। सबसे पहले तो राकेश, मैं ठिया छत्तीसगढ़ का और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर ये सफलता हमको मिली है, लगातार हमने आंदोलन किया है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण, इसको सफलता दिलाने के पीछे छत्तीसगढ़ के मीडिया के बंधुओं का रहा है, जिसमें से ठिया छत्तीसगढ़ जो है अग्रिम पंक्ति में है। क्योंकि लगातार जब तूता जैसे धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर पक्षी भी पर मारने के लिए नहीं जाता है, ऐसे जगह पर जो है ठिया छत्तीसगढ़ जाकर के हमारी आवाज़ को बुलंद करता था और हमारी आवाज़ को छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और सरकारों के बीच में पहुंचाने का काम जो किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और देर आए दुरुस्त आए, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और इसका जो है संघर्ष का फल हमको मिला और हम सब का जो है प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक पद पर जो समायोजन का फैसला छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट के द्वारा लिया गया, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का, कैबिनेट का और सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भले थोड़ा सा विलंब हो गया लेकिन एक अच्छा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया। ये जो जीत जो है, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि एक नौकरी पाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है न्याय और अन्याय की लड़ाई थी।
क्योंकि पूरे देश भर में जो बेरोजगारी की अवस्था बनी हुई है और उसमें जो एक युवा सिस्टम पर भरोसा करके, आस्था करके एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है, और सरकारी नौकरी की तैयारी मध्यम वर्गीय परिवार इसलिए करता है क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं रहता कि वो खुद से अपना धंधा या बिजनेस को स्थापित कर सके। तो उसके पास एक ही चारा बच जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में उनको लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। बिजनेस अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है, एक गरीब तबके का जो बालक है, पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी को सुरक्षित मानते हुए तैयारी करता है। और उस तैयारी के बीच में अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के आधार पर पेपर होता है, भर्ती हो जाती है, और बीच में नियुक्ति के जस्ट पहले मेरिट लिस्ट जारी हो जाने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाना, उसके बाद कोर्ट की लंबी लड़ाई लेना और संघर्ष के बाद नौकरी पाना, और 1.5 वर्ष नौकरी करने के बाद उनको बाहर निकाल देना। एक तरीके से ये जो सिस्टम में खामी थी, क्योंकि नीतियां जो है सिस्टम बनाती है और उसके में जो है उसी को सही मान करके, भारत के राजपत्र को, छत्तीसगढ़ शासन के, भारत सरकार के नियमों को सही मान करके एक युवा पेपर देता है, और उसमें अगर किसी प्रकार की चूक, विधिक चूक हो जाती है सिस्टम के द्वारा, तो उसमें एक आम अभ्यर्थी का जो है जमीनी स्तर पर पढ़ने लिखने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो समायोजन का फैसला छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया है, तो ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है और असत्य के बीच सत्य का जो विजय हुआ है। क्योंकि अगर हमारा समायोजन नहीं होता तो जो छत्तीसगढ़ के युवा है, भारत के युवा है, उनका सिस्टम पर से आस्था उठ जाता, विश्वास टूट जाता और कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अच्छा पहल किया, इनको समायोजन किया, क्योंकि इनकी गलती किसी भी प्रकार नहीं थी। संघर्ष तो हम लोगों को बहुत लंबा रहा है। आप स्वयं जानते हैं कि कैसे हम लोगों को जब कोर्ट के आदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा बर्खास्त किया गया सहायक शिक्षक के पद से, तो एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी। कोर्ट में हालांकि फैसला जो है हम लोगों के पक्ष में नहीं आ पाया। अब उसके पीछे कारण तो बहुत सारे हैं और कहीं न कहीं कुछ गलतियां जो सिस्टम में थी उसका खामियाजा इसी गलती को जरा बताने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है समायोजन का जो खबर चला उसके बाद में नया होगा लोगों के लिए, लेकिन ये गलती कहाँ से हुई, किस ढंग से, कहाँ से मामले की शुरुआत हुई और आपको कैसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? अब तो चलो समायोजन की रास्ता साफ हो गया है, इसको जरा बैकग्राउंड को बताइए, क्या कुछ हुआ था? देखिए राकेश जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अगर किसी भी कैंडिडेट को शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने की अर्हता का निर्धारण जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी एक संस्थान है जो पूरे भारतवर्ष में कौन शिक्षक बनेगा उसकी पात्रता का निर्धारण करता है, जिसको मानने के लिए पूरा राज्य जो है बाध्य है। और उसने नियम बनाया कि जो बीएड अर्हताधारी हैं वो क्या बन सकते हैं, पहली से 5वीं और उसके बाद 6 to 10, 10 to 12, मतलब 1 to 12 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो ये अगर इसके घटना के क्रम के प्रकाश में अगर हम भीतर में जाना चाहेंगे तो अब तक सारे बीएड वाले 1 to 12 तक पढ़ाते थे, लेकिन 2009 में जब आरटीई एक्ट लाया गया तो उसमें क्या किया गया, कुछ संशोधन किया गया और डीएड वालों को केवल अर्हता दे दिया गया कि अब से 1 to 5 पढ़ाने के लिए डीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। मतलब बीएड और डीएड में 2 डिग्रियां बढ़ गई। और पहले डीएड और बीएड 1 वर्ष का होता था, अब उसको 2 वर्ष कर दिया गया। अब 2 वर्ष कर दिया गया मतलब एक बेरोजगार युवा जो एक तो उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसके बावजूद जो है शिक्षा को आप 1 वर्ष से 2 वर्ष कर दिए बीएड शिक्षक बनने के लिए, तो एक तो वहां पर जो बेरोजगार युवा ठगा गया। अब उसके बाद 2 अलग अलग शिक्षक बनने के लिए 2 अलग अलग अर्हताएं क्यों, डीएड और बीएड का? एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा सिलेबस रहे जिसमें डीएड और बीएड दोनों कवर हो जाए, जिससे ये डीएड और बीएड की लड़ाई ही समाप्त हो जाए पूरे देश में। फिलहाल जो है नए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो धरातल पर अभी आ नहीं पाया है। तो जैसी एनसीटी ने ये रूल बनाया उसके बाद क्या केवल 1 to 5 पढ़ाने के लिए डीएड वाले एलिजिबल रहेंगे 2009 में। उसके बाद ये हुआ कि अब बीएड वाले 1 to 5 के लिए बाहर हो गए, तो पूरे देश भर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और राज्यों की भर्ती परीक्षा होती थी पहली से 5वीं पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर, तो वहां पर जो है कैंडिडेट जो है आते थे, जो परीक्षा देते थे, वो डीएड तो कर लिए हैं लेकिन उनके पास जो है टीटी का डिग्री नहीं हो, टीटी पास नहीं कर पाते थे। अच्छा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सबसे पहली बात तो बीएड वही, अब तक क्या था शासन का नियम कि आप बीएड करने के बाद पहली से 12वीं पढ़ा सकते हो और डीएड करने के बाद पहली से 8वीं पढ़ाओगे। तो कोई एक जो साधारण समझ का युवा है वो क्या करेगा, मैं बीएड करूंगा क्योंकि पहली से 12वीं तक पढ़ा सकता हूँ।
मतलब इतना पैसा खर्चा करने के बाद मैं 1 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, तो क्यों मैं डीएड करूँ? और तो जब कंपटीशन एग्जाम होता है बीएड और डीएड करने के लिए भी, तो उसमें बीएड का सीट जो है फुल हो जाता है, बीएड वही करता है जो टॉप रैंक में आया। हाँ। अब उसके बाद जिनको बीएड में रैंक नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनको बीएड में रैंक नहीं मिल पाता है, सीटें नहीं मिल पाती, वो डीएड में एडमिशन लेते हैं। और डीएड में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, डीएड तो कर लिए, लेकिन डीएड करने मात्र से आपको टीचर की नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा, आपको टीटी पास करना पड़ेगा। हाल ही में आप देख लीजिए, मैं उसके इसमें थोड़ा सा प्रकाश ये डाल देता हूँ, टीटी आप पास नहीं है, आप प्रतियोगी परीक्षा दिए, अब उसके बाद केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के पास ये समस्या आ गई कि उतनी मात्रा में टीटी पास वाले डीएड वाले अभ्यर्थी नहीं है। तो 1 to 5 का पूरे देश में जो पढ़ाने के लिए जो रिक्त पद था वो खाली जाता था। सरकार पेपर तो लेती थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाता था, इसीलिए बीएड वालों को सामने। इसी कारण क्या है, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय ने एचआरडी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा और उस एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस पत्र के समाधान के लिए क्या किया, बीएड वालों को 2018 में गजट ला करके क्या किया गया कि बीएड वाले जैसे पहले पात्र थे वैसे अब भी पात्र रहेंगे। बकायदा भारत सरकार के राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी किया गया एनसीटी के द्वारा, और उसी के आधार पर सारे लोगों ने बीएड का वो क्रम जारी रहा और लगातार अब तक जो है 1 to 5 पढ़ाने के लिए भी बीएड वाले एलिजिबल थे और उस नोटिफिकेशन के बाद भी एलिजिबल रहा। लेकिन क्या है, कुछ जो साथी है राजस्थान में डीएड वाले, अब बीएड वालों का वहाँ पर जो है मामला राजस्थान हाई कोर्ट में चले गया। तो वहाँ पर दरअसल मामला क्या हुआ, राजस्थान की सरकार ने 1 to 5 पढ़ाने के लिए विज्ञापन निकाला, तो उसमें क्या किया, उस समय बीएड वालों को आमंत्रित नहीं किया 1 to 5 वाले विज्ञापन में। तो वहाँ के बीएड वाले चले गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का डीएड और बीएड की जो सुनवाई हुई उसमें अंततोगत निर्णय आया लास्ट में कि इसमें हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सरकार ने जो बीएड वालों को नहीं बुलाया ये तो गलत किया। एनसीटी का रूल जब तक लागू है आपको क्या करना पड़ेगा, उनको तो विज्ञापन में सहभागिता देनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। ये तो एक गलती राज्य सरकार ने की। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो 2009 में जो रूल्स लाया गया था तो उस समय उतनी संख्या में डीएड वाले नहीं थे, तब क्या करें, आप बीएड वालों को शामिल करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, और जो आपने बीएड वालों के लिए जो रूल बनाया है, तो अगर इसको 1 to 5 पढ़ाने के लिए, तो उस बीच में ये क्या हुआ कि बीएड वालों को क्या कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने 1 to 5 पढ़ाने के लिए अमान्य बता दिया। फिर वो फैसला चैलेंज हुआ बीएड वालों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड वालों को हार मिली। हार मिलने के पीछे कारण क्या है, एनसीटी से सवाल जवाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्यों को नोटिस भेजा कि इसमें आपका क्या पक्ष है, क्या तर्क है, और एनसीटी से भी जवाब मांगा। तो उस समय एनसीटी ने बहुत हल्के में लिया कोर्ट के उस वार्तालाप को। जब उनको बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए तो मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। एनसीटी एक इतनी बड़ी इकाई है जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, देश के चुने हुए चुनिंदा जो प्रख्यात जो बुद्धिजीवी जो है शिक्षा के मामले वो निर्णय लेते हैं, और उनका अगर जो है निर्णय जो है बाईपास हो जाता है कोर्ट में, ये तो सोचनी चिंतनी करने वाला विषय है। और उनके एक निर्णय के विषय में पूरा देश जो है, पूरे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनका जो जीवन संकट में आ जाता है। ये केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है राकेश, ये मध्य प्रदेश का, यूपी का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तराखंड का, ये सारे जगहों में ये मामला चल रहा है। तो अब मान लो कि बात एनसीटी अगर अच्छे से पढ़ सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने ये रूल बनाया कि बीएड वालों को हम शामिल कर लेते हैं, तो बीएड वालों को जब शामिल कर लेते हैं तो आपके पास कोई प्रोसीजर होगा, कोई एक्सपर्ट कमेटी का आपने सलाह लिया। तो उस समय सिर्फ इसी बात के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ कि जो है एनसीटी ने एचआरडी मिनिस्ट्री के दबाव में क्या कर दिया, सीधे रूल को नोटिफिकेशन लगा दिया। कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित करते और वो गठित करने के बाद अगर वो आपको सलाह देती, और उसके बाद में अभी लोगों का कहना है कि हमारे द्वारा कमेटी गठित की गई थी, कोर्ट में तो नहीं बताया गया, लेकिन जब बाद में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई, जब कोर्ट में फैसला विपरीत आ गया तो कुछ अलग अलग बयान आ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे वर्तमान में एनसीटी के डायरेक्टर उनके द्वारा जवाब आया कि एनसीटी ने सही से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाए, है ना, वरना ये हालात नहीं होता। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसा अभी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो नियुक्तियाँ हो गई थी, बहुत जगहों पर नियुक्तियाँ बाकी थी। मध्य प्रदेश में 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्ति होगी थी, कुछ नियुक्तियाँ बाद में थी। लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए फंस गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियाँ थी। तो इसमें कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी विज्ञापन निकाला जाता है तो उसमें मेरिट आने के बाद और उस पूरी प्रक्रिया में पेपर लेने सर के नियुक्ति देने तक इसमें कौन कर सकता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। वो चाहे एक दिन में दे दे, चुनाव जो है 1 महीने के भीतर हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव 15 दिन के 20 दिन के भीतर, और उनको शपथ भी ले लेते हैं।
लेकिन भारत के युवाओं का दुर्भाग्य है, एक लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि युवाओं को जब नौकरी देने की बात होती है तो आज नोटिफिकेशन आया और 6-6 साल तक 10-10 साल तक जो है वो रेलवे की भर्ती हो चाहे स्टेट की भर्ती हो, यूपीएससी को छोड़ करके बाकी भी जितने एग्जाम होते हैं वो सब किसी न किसी पचड़े में पड़े रहते हैं और जो युवा है दर दर भटकते रहते हैं, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं और उसका पूरा जो जो उसका युवापन है जिसको कहीं और दिशा में लगा पाता समाज के अच्छे कार्यों के लिए, वो केवल एक नौकरी के चक्कर में उस युवा का भविष्य भारत में बर्बाद हो जाता है। तो ये एकदम चिंतनीय विषय है। तो इसके बाद में जैसे कि इसी चीज़ को आधार मानकर वो लोग जो डीएड वाले थे अपने अधिकार मानकर ही लड़ने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए बाद हाँ जी जी जी। तो इसमें स्थिति हुआ जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैक्स में, तो ये उनके लिए रामबाण सिद्ध हो गया छत्तीसगढ़ में डीएड वाले के अभ्यर्थियों के भाइयों के लिए। तो इसी का फैसले को आधार बना करके वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या कर दिया गया, डीएड वालों को पृथक कर दिया गया मेरिट लिस्ट आने के बाद में। उसके बाद पृथक कर दिया गया तो हम लोग उस हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने उसमें चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक स्टे ऑर्डर दे दिया कि फिलहाल इनको क्या कर लिया जाए, नियुक्तियां दे दी जाए, लेकिन मामला जो है सब्जेक्ट टू आउटकम होगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय का अधीन रहेगा, उसमें सुनवाई चलती रहेगी। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही और सुनवाई चलने के बाद जो है फैसला हम लोगों के पक्ष में नहीं आ पाया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले ही फैसला आ चुका था 11 अगस्त 2023 की पहले जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि आपके पक्ष आपकी पैरवी करने वाले जिस दिन ये सुनवाई हो रही थी उस दिन वो आए ही नहीं पक्ष रखने के लिए, ऐसे भी सुनने में आया था। जी, इसमें एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे, आज वर्तमान समय में जो है युवा जो है राजनीति का शिकार हो जाता है। सरकारें आती जाती रहती हैं और पक्ष विपक्ष के चलते जो है नुकसान जो है जनता का हो जाता है। कहीं न कहीं उस समय में अगर कोई एक प्राइवेट वकील जो है लड़ाई लड़ता है और शासन का वकील अगर लड़ाई लड़ता है, क्योंकि मामला शासन का था, त्रुटि शासन के द्वारा हुई है और शासन ही नियम बनाए हैं, तो शासन के जब उच्च स्तर के वकील इस पक्ष को रखते हैं तो एक ज़्यादा मजबूती प्रदान होती है, सरकार का इंटरेस्ट पता चलता है कि इसमें क्या है। लेकिन उस समय में ऐसा इंटरेस्ट हमको दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते हमको न्यायालयों में कहीं विपरीत फैसलों का सामना करना पड़ा। न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं अगर अत्यधिक मजबूती से वहाँ पर रखा जाता तो फैसला कुछ अलग रहता और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश को इसका लाभ मिलता। मध्य प्रदेश युवा बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सारे लोगों को लाभ मिल जा पाता इसका। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों ने चूँकि आप लोगों को बहुत नज़दीक से कवर किया जाने के लिए, कई लोगों की जो एक बेरोज़गार की ज़िंदगी क्या होती है, आप लोगों ने तो चलो 1 साल नौकरी में रहने के बाद फिर बेरोज़गार हुए थे, वो आपने देखा है। जैसे जिस तरह की बातें सामने आई, कई लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन, कई लोगों की सारी शादी टूट गई, रिश्ते टूट गए, इसको लेकर भी हमने न्यूज़ बनाया था। ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मैं अपने संघर्ष को स्वयं बताना चाहूँगा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैंने तैयारियाँ की थी, क्योंकि घर का एक घर की जिम्मेदारी थी मेरे पास में। पिताजी का कोविड में निधन हो गया और उस दरमियान भी मैं काम करते हुए तैयारी करता था और लगातार प्रयास करता था, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ नंबर से चूक जाता था या कुछ कारणवश रहा कि कुछ समय फिर पढ़ाई बंद करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है, घर को भी चलाना है। तो उस समय में प्राइवेट नौकरी करते हुए पढ़ाई कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी समय निकाल के पूरी तैयारी करते रहते थे। और एक हर आम युवा छत्तीसगढ़ का, भारत का ऐसे ही तैयारी करते रहता है, कुछ पैसे लेकर के, या तो फिर जिसके पास पैसे नहीं है, गाँव का एक जो बच्चा निकलता है शहर में, उसके पास कमरे में किराए में कमरा भी लेना है, खाना भी चलाना है और 2 पैसे घर में भी भेजना है माता पिता के पास, ताकि वहाँ पे भी कुछ क्या है सहयोग हो पाए। और ऐसे हालात में जो है एक युवा तैयारी करता है। और इस समाज की विडंबना कहें या क्या है पता नहीं, कि आज जो है जितनी भी प्रतिष्ठा है पद के आधार पर बनी रहती है समाज की। जब तक व्यक्ति के पास पद रहता है उसका सम्मान रहता है, पद जाने के पास उसका सम्मान खो जाता है। तो कहीं न कहीं आज जो विवाह होता है, जितने भी संबंध रखे जाते हैं, उसका आधार जो है ये नौकरी ही है। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि उनके पास, मेरे पास लगातार फ़ोन आता था जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था कि एक जगह हार गए तो दूसरी जगह सर ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा, मेरी सगाई तय हुई है, मेरा शादी टूट जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मेरे साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं जो अभी 26 और 21 है, उनमें बहुत लोगों की जो सगाई होने के बाद जो है टूट गई सगाई। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पिताजी गंभीर रूप से बीमार अवस्था में पैरालिसिस हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके पास 1 रुपये का पैसा नहीं है, तो आपस में चंदा करके हम लोगों ने उनका सहयोग किया। एक हमारे बीच में साथी है, उसकी बच्ची गंभीर रूप से पीड़ित है, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए भी हम लोगों ने आर्थिक फंड जुटा करके उसका सहयोग करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का ऐसा आर्थिक सहयोग सपोर्ट नहीं था
तो अपने स्तर पर जो है जितना कर सकते थे उसी प्रयास से हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। तो पहले तो ये सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा को दांव तो लगा ही। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बार नौकरी लग जाती है, मैंने अब सारे मोहल्ले में मिठाई बांट दी है, जैसे आज ही मैं मिठाई बांटा हूँ, और मानो कल की भगवान करे जो होता है अच्छा ही होता है, और लेकिन कुछ विपरीत हो जाता है तो उसमें अरे फलाना मिश्रा जी आए थे, सबको मिठाई बांट करके गए थे, क्या पता ये इसका नौकरी कैसे चला गया, भ्रष्टाचार में तो नहीं लगा होगा क्या। सोसाइटी में इस तरीके की खबरें एकदम आम हो जाती है, और जो पढ़ा लिखा होता है उसको समझाना आसान रहता है, वो समझ जाता है कोर्ट के मामलों को। लेकिन गांव में एक औसत जो पढ़ाई लिखाई करने वाला है उसको तो यही आम जन में साधारण में यही सोच रहता है कि कहीं कहीं पैसा दे करके लगा होगा, इसका नौकरी से बाहर हो गया। उसको क्या पता है कि ये बीएड और डीएड की लड़ाई क्या है और सिस्टम की चूक क्या है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे ताने सुनना, और परिवार में ही कुछ ऐसे लोग रहते हैं, अच्छा करते रहता है, बालक कितनों दिनों तैयारी किया उसके बाद वापस आ गया, अरे जरूर इसके माता पिता लोग सेटिंग जुगाड़ से इसका लगाए होंगे। मतलब यहाँ पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती थी। एक बच्चा 1.5 साल नौकरी करने के बाद अगर किसी प्रतिष्ठान किसी संस्थान में काम करता था, कोई किसी जगह में काम करता था और तैयारी कर रहा था, उसके बाद इस नौकरी में आया, अब 1.5 साल शासन की नौकरी करने के बाद जो है पुनः उसी संस्थान में जाना चाहता है, मान लो कि बात जहाँ पर काम कर रहा था, तो वहाँ पर वो संस्थान 1.5 साल तक तो खाली नहीं रहेगा, वो किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार देगा क्योंकि उसका काम करना है। अब जहाँ पर वहाँ पर किसी और अन्य व्यक्ति को रख लिया गया है, रोजगार दे दिया गया है, तो फिर से उस जहाँ पर हम जैसे व्यक्तियों को उस पुराने संस्थान में रोजगार मिलना संभव ही नहीं था, और हम भी नहीं चाहते कि किसी और व्यक्ति को निकाल करके हम उसका रोजगार छीन करके हमको रोजगार मिले। तो सारे हमारे जो बंधुगण हैं, सहकर्मी, सब के सब बेरोजगार हो गए थे। खाने की विपरीत स्थिति ऐसी थी, 2-3 हज़ार में घर चलाना पड़ रहा था, और ऐसे कठिन समय में लड़ाई लड़ते हुए 126 दिनों का संघर्ष, और ऊपर से जब से हमारी नौकरी लगी हुई थी उसमें से आधा से ज़्यादा पैसा कोर्ट केस में लग जाता था। ये छत्तीसगढ़ के साथ ये हमारे छत्तीसगढ़ नहीं कहूँगा, पूरे भारत में मुझे पता नहीं, देश के आज़ाद होने के बाद जो है सबसे ज़्यादा कहीं समस्या है। अगर हम लोग न्याय पाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कोर्ट में न्याय पाना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैं जितना समझ पाता हूँ कि हमारे पास नौकरी थी, नौकरी में तैयारी करते हुए फंड का हम लोग व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन एक जो औसत गरीब गांव का व्यक्ति है, युवा या गरीब है, किसान है और मजबूर है, अगर उसके साथ किसी प्रकार की ऐसी घटना घट जाती है और उसको न्याय चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में न्याय इतना आसान है, क्योंकि वकीलों की महंगी महंगी फीस है, और दूसरी बात उनके जो पूरा लैंग्वेज है। भारत आज़ाद हो गया लेकिन हमने अपनाया किसको, कोर्ट की भाषा में अंग्रेजों को अपनाया। देश जो है पूरा हिंदुस्तान हिंदी को जानता है, अन्य अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को जानता है, लेकिन वहाँ पे सुनवाई अंग्रेजी में होती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मेरे ही मामले में सुनवाई चल रहा है, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ कि जज क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। हमको उस इंग्लिश में जितना भी जजमेंट आता है उसको दूसरे से पढ़वा करके पैसा दे करके पढ़वाना पड़ता है। तो ये मैकाले ने जो बीजारोपण करके गया है, आज भी देश जो है पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है, और मानसिक गुलामी आज भी है। कहीं ना कहीं हीन भावना है हिंदी को लेकर के, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वासियों में छत्तीसगढ़ी को लेकर के हीन भावना है। आज ही मैं दुकान में गया तो चर्चा कर रहा था, छत्तीसगढ़ी में काबर लेकर हिंदी में बोल करके डांटा था, लेकिन बोला छत्तीसगढ़ी बोलवाते हैं, तो नहीं भैया वो काहे हिंदी नहीं सीख सकी, और 4 जने ये छत्तीसगढ़ी वाला है। मतलब हीन भावना हमारे राज्य में राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ी को लेकर के है, और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के हिंदी को लेकर के है। वो अगर इंग्लिश 2-4 शब्द को बोलेगा या इंग्लिश में बोलेगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अरे क्या बात है, इंटेलिजेंट है। मतलब इतना गंदा बीजारोपण किया गया है कि एक भाषा के आधार पर हम जज करेंगे कि ये होशियार है और ये गधा है, तो यही हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ इसको भी कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं इस 130 दिनों के तूता धरना स्थल में संघर्ष, मेरे को लगता था कि देश आज़ाद हो गया। लोकतंत्र में जब भी मैं संविधान की किताबों को पढ़ता था, तैयारी करता था, तो लगता था कि देश आज़ाद है, इतने सारे राइट्स हमारे पास हैं, अब देश को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, एक आम आदमी को भी न्याय मिल सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति को, और उसके पास सारे संसाधन हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन एक चीज़ को मैं देखा हूँ कि भारत में सबसे कठिन है आंदोलन करना और न्याय की लड़ाई लड़ना, क्योंकि हम जहाँ 4-5 व्यक्ति आपस में कहीं पर भी भ्रमण करते हुए रहते थे, तो वही सामाजिक शांति भंग की धारा लगने का डर रहता था, तुम लोग इतने लोग घूम रहे हो। तो ये जो अंग्रेजों ने इन कानूनों को बनाया था, किनके लिए, कि भारतीय जो है एक जगह इकट्ठा ना हो और अंग्रेजों के खिलाफ क्या न करे, किसी प्रकार की लड़ाई और क्रांति ना करे। और देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों के बनाए गए नियम आज भी जिंदा है, और किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
मतलब जो है सरकारों के पास ऐसी असीम शक्तियां आज भी है कि एक जो भारत का जो नागरिक है वो छोटा, मजबूर और बेबस और लाचार सा हो जाता है। अगर वो 5-20 लोग इकट्ठा हुए और वो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत कठिन है, और पुलिस डंडे लेकर के खड़े रहता है। ऐसे ऐसी धाराएं लग जाती है, हमारे कई साथियों के ऊपर धारा लगी हुई है। हम तो छत्तीसगढ़ शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी सीसी आपके ठिया छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस आंदोलन में किसी प्रकार का हिंसा का उपयोग नहीं किया गया और अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें जिस किसी प्रकार का FIR हमारे साथियों के ऊपर हुआ है उसको सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि उसको समाप्त करे, और उसके लिए ज्ञापन हम स्वयं देने जाएंगे। और ठिया छत्तीसगढ़ का रीच भी बहुत अच्छा है, आप क्या जनता की आवाज़ को बहुत अच्छे से उठाते हैं, जनहित के विषय को, तो कहीं न कहीं इसमें हमको पुनः सफलता मिलेगी जैसी इसमें मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि देश में तूता धरना स्थल का हाल आप देखेंगे, उस धरना स्थल से तो हम उठ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई धरना स्थल में जाएगा ना, तो भगवान अगर मुझको ऐसी शक्ति देगी तो मैं तूता धरना स्थल में जाऊँगा, और वहाँ पे जो आंदोलन संघर्षकर्मी रहेंगे उनको अपने हिस्से से कभी मेरे पास उतनी शक्ति रहेगी तो मैं जा करके उनको कुछ खिलाऊँ, एक दिन के भोजन की प्रबंध कर दूँ, या 4 लोगों को नाश्ता करा दूँ, या पानी पिला दूँ, या शरबत पिला दूँ, क्योंकि उनके पास पैसा रहता ही नहीं है, संसाधन नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पर लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। और वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को किराए ले करके या सड़कों पर सोना पड़ता था, और वहाँ भी स्थिति ऐसी है, तूता धरना स्थल आप स्वयं जा करके देखें, ना तो वहाँ पर 5 मिनट कोई व्यक्ति रुक सकता है, ना तो वहाँ के बाथरूम को, यहाँ के टॉयलेट को कोई यूज़ कर सकता है। ऐसे हालात बना करके रखे गए हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि सच्चा लोकतंत्र किसी भी देश में वही है जहाँ का धरना स्थल सबसे सर्वांगीण तरीके से सुसज्जित हो और सर्व सुविधा युक्त हो। जिस प्रकार से यहाँ का तेलीबांधा हमारा तालाब है, वैसा ही जैसी सुविधा है, सारी चीज़ें वहाँ पर हरा भरा है, वहाँ पर अनेक प्रकार की टॉयलेट की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए कि उनको धरना करने में भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। धरना कौन करता है? आज कोई भी पार्टी सरकार में है, वो या तो पक्ष में रहेगी या तो विपक्ष में रहेगी। तो ऐसी हालातों में क्या होना चाहिए, क्योंकि धरना किसी भी पार्टी को करना पड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है, तो ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो धरना स्थल बहुत अच्छा होना चाहिए और सर्व सुविधा युक्त होनी चाहिए। एक आखिरी बात, अभी ये जो पूरा का पूरा हुआ है, अभी आप लोगों के 21 कैंडिडेट है ना, इनमें जो पोस्टिंग है अनुसूचित जाति क्षेत्रों में पहले होंगे, उसके बाद में आप लोगों के पूरे टीम में तो थे कितना, लगभग 2897 है ना, तो उनमें से जो बाकी के हैं वही बहुत से लोगों के संशय है मन में कि ये लोग तो शुरुआत बताए थे इतने हैं, लेकिन अभी जो नौकरी इनको दी जा रही है उतने को दी जा रही है, तो फिर ये जो कैसा ये गुणागणित है इसको जरा समझाइए। कारण इसमें राकेश जी ऐसा है कि 2897 जब हमने व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा दी तो उसमें आवेदन में फॉर्म भरा तो बीएड या डीएड दोनों योग्यता मांगा, तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, आदमी अपने उच्चतम क्वालिफिकेशन को उस पोर्टल में दर्शाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिसके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, और 12 करने के बाद डीएड कर लिया, उसके बाद क्या किया, योग्यता बढ़ाने के लिए बीएड कर लिया, लेकिन बीएड ऊपर की योग्यता है और बीएड करने के बाद सब में एलिजिबल है तो बीएड को डाला हुआ है पोर्टल में। लेकिन क्या हुआ है कि ये मामला जब सारे बीएड वालों को निकाला गया तो कुछ साथी ऐसे थे जिसके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री थी। तो इस कारण से क्या किया गया कि एक आवेदन दिया गया और कहा गया कि हमारे पास डीएड की डिग्री है तो हमको नौकरी से ना निकाला दिया जाए। तो 2897 से 2621 होने का कारण वही है कि कुछ ऐसे साथी थे जिनके पास दोनों डिग्रियां थी तो उनकी नौकरियां क्या है बच गई है। अच्छा। तो इसी कारण हम 2897 से 2621 हो गए। मतलब जो लोग डीएड वाले प्रदर्शन कर रहे थे इतनी बड़ी संख्या में, उनमें से केवल जो 2621 हैं उनको डीएड वाले जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको रखा गया, और बाकी जो 2 डिग्रियां रखे थे जिनके पास में 2, वो ऑलरेडी उनकी नौकरी पहले से बच गई। अच्छा, तो वो क्या है, थोड़ा सा डरे हुए तो थे, शुरुआत में तूता धरना स्थल में रहते थे, लेकिन उनको पता है पत्र संवाद किए डीपीआई से, शासन से, तो भाई इनको नौकरी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो डिग्री चाहिए वो है, तो इनको नौकरी से निकालना तो फिर इन लोगों के साथ नाइंसाफी रहेगी। यानी कि आप लोग बचे कितने, 2621 लोग बचे। जी जी। अभी लेकिन एक नया विवाद एक फिर से चालू हो गया इसी को लेकर। जिस दिन आपकी ये खबर चली तो वो अच्छा शुभ संकेत आया कि भैया अख्ती इतिहास, उस दिन कोई भी काम करो तो वो शुभ माना जाता है। उस दिन आप लोगों के पक्ष में घोषणा हुआ कैबिनेट की तरफ से। बहुत से जो युवा थे जो तैयारी कर रहे थे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि नाराजगी जता रहे हैं कि इतने लोगों को भर दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो इसी को लेकर तैयारी कर रहे थे, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर आपके तर्क क्या हैं? देखिए, ये क्या है, कुछ लोग जो है जीवन में हमेशा अप्रसन्न नाखुश रहते हैं। सरकार ने कोई ऐसा विज्ञापन नहीं निकाला है, अब विज्ञापन नहीं निकाल करके लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया है,
तो किसी प्रकार से एक बेरोजगार का राइट जनरेट नहीं होता इसमें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मान लो कि बात हमारी जो नौकरी की मांग थी इसलिए थी क्योंकि हमारा जो घर और परिवार सिर्फ उस नौकरी से चल रहा था जहाँ पर हम नौकरी कर रहे थे। लेकिन अगर विकास मिश्र का नौकरी नहीं लगा है, अगर किसी व्यक्ति का अगर वहाँ पर अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि बात इतने लोग जो हैं, तो उसकी क्या आजीविका किससे चल रही है? उसी नौकरी से चल रही है। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसके ऊपर आश्रित हूँ? अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हूँ। तो वहाँ पर जो है इनका जो तर्क लगाना है, कहीं ना कहीं अपनी सोच को छोटा दिखाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि देश में कोई भी ना रोजगार ना रहे, छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, सबको रोजगार मिले। और ऐसे अगर जिनकी सोच छोटी है उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चलिए, आखिरी बात यही है, समाप्त करते इस चीज़ को। अब फाइनली हो गया है, अब मन को सुकून है। जाते जाते आप क्या कहेंगे उन युवाओं को? चूँकि आपने एक पल के लिए खुश होते हुए सरकारी नौकरी भी देखी, उसके बाद में अचानक से संघर्ष भी देखा। जी, अब जी। फिर से एक बार वही उम्मीद और आस आपकी आंखों में बंधी है, जो कि जी, जी। सरकार की तरफ से आया है। जी, जी। जो आजकल के युवा तैयारी कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले आपने कहा निराशा वाली बात, जाते जाते उसी से समाप्त करते हैं। कैसा लग रहा है संघर्ष को देखते हुए, अपना जी, जी। एक्सपीरियंस साझा करते हुए थोड़ा-सा मोटिवेट कर? राकेश जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके इस ठिया छत्तीसगढ़ के चैनल पर कि जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ठिया छत्तीसगढ़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनहित के मुद्दों को ही दिखाता है। पहला तो मेरा धर्म और कर्तव्य ये है। और उसके बाद दूसरी बात, जो आपने संघर्ष की कहानी पूछी कि युवाओं को क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए ये है कि जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ तो देखा हूँ कि अगर आपको सफलता निश्चित है, आदमी कितना भी टैलेंटेड रहे, वो टैलेंटेड को नौकरी 1 साल में मिल सकता है, 2 साल में मिल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे अपने व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में हो, अगर उसके पास धैर्य है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। हम लोगों के पास कहीं न कहीं हम लोगों ने मेरिट में आकर के हमने क्या किया, नौकरियाँ हासिल की, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका का कौवा मोती खाएगा। इस स्थिति में ऐसी हो गई थी कि अभी जो सरकार ने विज्ञापन हम लोगों को निकाल करके जो काउंसलिंग कराया, उसके बाद 40% पद खाली है। भास्कर की रिपोर्ट आपने देखा, उसमें से जब 2621 लोगों को भरने के लिए सरकार ने जो विज्ञापन काउंसलिंग कराया, उसमें से 1300 लोग उसको जाकर के ज्वाइन ही नहीं किए। ये कितनी पीड़ा वाली बात है। और उसमें जो एक जो है 100 नंबर लाने वाला बालक नहीं पढ़ा सकता और 40 नंबर लाने वाला बालक पढ़ाएगा, कहीं न कहीं शिक्षा की स्तर किस ओर जा रहा है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सिस्टम को ऐसा सुधारे कि योग्य बालक ही पढ़ाने लिखाने के लिए चयनित हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रहे। और दूसरी बात, जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा तो एक ही सलाह है कि आप हार ना मानें। स्थितियां भले ही विपरीत हो जाती हैं, लेकिन क्या है, एक दिन अवसर वो आता है जब आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आप मन लगा करके तैयारी करते रहें। संसाधन क्या है, अभाव है, मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ में क्या है, अभी भी छत्तीसगढ़ जो है में गरीबी जो है सर्वाधिक परसेंटेज के रूप में है पूरे देश में। अगर पायदान में देखते हैं तो एक बड़ा चैलेंज है युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सबसे आसान तरीका सरकारी नौकरी की तैयारी करना रहता है, और उसमें भी कठिनाइयाँ हैं, सिस्टमगत कठिनाइयाँ हैं। तो आप हार ना माने, तैयारियाँ करते रहें, उसके बाद सफलता जरूर निश्चित मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। और हम लोगों का संघर्ष तो संघर्ष ही रहा है। आप सब ने देखा है कि कैसे संघर्ष किए। बहुत सारे लोग मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जिस दिन समायोजन हुआ उसके एक दिन पहले मैं मंदिर में बैठा हुआ था, हनुमान जी के मंदिर में। एक सामाजिक स्तर के व्यक्ति हैं भैया, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप लोग समायोजन नहीं होगा ऐसा करके। लेकिन मैं क्या, हर किसी को जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात को सुनी और जस्ट वहाँ से मंदिर प्रांगण से उतर के नीचे मेरे समझ का एक व्यक्ति था, उनको मैंने कहा कि मुझको 100% संभावना है कि हमारी जो है नियुक्तियाँ जल्द हमारी समायोजन हो जाएगा, लेकिन मैं क्या, बड़ों का सम्मान करता हूँ, उस जगह पे ज़्यादा तर्क कुतर्क करने से कोई मतलब नहीं है। तो और उसी दूसरे दिन ही, जिस दिन मैंने कहा उसके दूसरे दिन ही समायोजन की खबर मुझको मिल गई। तो ये क्या है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है। मैं तो हरि की कृपा मानता हूँ, मैं तो उस स्थिति में पहुँच गया था। अगर समायोजन होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, आपको और बहुत कुछ अच्छा अवसर प्राप्त होगा प्रभु की कृपा से, ऐसा मेरा सोचना था। और उसमें मैं तो इस आंदोलन में जितने लोग संघर्ष किए तूता धरना स्थल पर, सरगुजा से लेकर बस्तर तक की, ये रायपुर तक की पैदल यात्रा, उसके बाद ब्लड डोनेट करना, खून से पत्र लिखना, जल समाधि करना, अंगारों में चलना, मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ में अनोखा है। आज तक ऐसा कोई आंदोलन हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा जागा हुआ है। मैं इतना चीज़ समझ गया हूँ
कि अपने हक को पाने के लिए अगर हम लोग इनको सोचेंगे, इनको दबा दिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का युवा अब दबने वाला नहीं है। अपने न्याय और अधिकार के लिए छत्तीसगढ़ का युवा है, हर सिस्टम से टकराने के लिए तैयार है, और आज उसी का फल है कि इसका फल जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिला है। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कहीं न कहीं अप्रसन्न और खिन्न हैं, जी। तो अप्रसन्नता, हर किसी को प्रसन्न करना तो संभव नहीं है, और कुछ लोग अप्रसन्न हैं, तो उनको तो खुश किया नहीं जा सकता। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और उनका भी कल्याण हो। जो बुरा चाहने वाले हैं, भगवान उसका भी भला करे। ये तो हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है। यही है कि और ज़्यादा कुछ नहीं है। जी। तो कुल मिला के बात वही है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। अगर इस देश का युवा सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और शायद वो भी कहीं न कहीं दबे कुचले परेशान हैं, और सरकार को इस दिशा में अब मनन और चिंतन करना होगा कि वो नियम, कायदे, कानून किस ढंग से बना रहे हैं। कहीं वो आम जनमानस के लिए तो नुकसानदायक नहीं है। इस पे कहीं न कहीं मंत्रणा चिंतन करने की ज़रूरत है। विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। इन्होंने अपने संघर्ष से लेके इस पूरे सफलता के, और जो युवा देख रहे हैं उनके लिए भी कई सारे अच्छे संदेश इन्होंने दिए हैं। आशा और उम्मीद यही है कि जो भी बीएड सहायक शिक्षक इनके साथी हैं, जहाँ भी रहेंगे, समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनके संघर्ष को हमने देखा है, पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। आगे की इनको शुभकामनाएं हैं। इसे जाते जाते यही कहूँगा कि न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में, और इनके सीने में आग थी, नौकरी पाने की चाहत थी, और सरकार को इन्होंने झुकाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, इनके संघर्ष के बारे में आपका विचार क्या है, नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, और जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और ऐसे लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।